बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मुर्तज़ा कायद और आज की इस वीडियो में हम IAS 23 बोर्डिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड को समराइज में कवर करेंगे। देखिए, हमारे पास जितनी भी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि एसेट लायबिलिटी की रिकॉग्निशन के हवाले से बात करते हैं, उनका एक पैटर्न है कि एसेट और लायबिलिटी की इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया हम डिस्कस करते हैं, फिर इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करते हैं और फिर डी रिकॉग्निशन की बात करते हैं। लेकिन ये जो IAS 23 बोर्डिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, इसमें कोई एसेट या लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताई गई, बल्कि बोर्डिंग कॉस्ट और उसकी कैपिटलाइजेशन से पर्टेनिंग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। IAS 23 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक कंपनी किसी क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन करती है और इस क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को फाइनेंस करने के लिए कोई बोरिंग करती है, कोई लोन लेती है, तो इस बोरिंग के ऊपर जो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट आएगी, इसे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव्ड होता है फ्रॉम दी मैचिंग प्रिंसिपल, फ्रॉम दी एक्रूअल प्रिंसिपल। आम हालात में हम करते हैं क्या कि हमारे पास जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हो उसे हम P&L में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। हमने कोई अगर लोन वगैरह लिया है और उस लोन के ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह बियर करना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट को भी हम नॉर्मली एक्सपेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा पीरियड एक्सपेंस है। लेकिन IAS 23 ये कहता है कि अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उस क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कोई बोरिंग की, तो उस बोरिंग के लिए जो भी बोरिंग कॉस्ट होगी, इससे आप पीरियड एक्सपेंस मानकर एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि क्वालिफाइंग एसेट किसको कहते हैं। सवाल ये क्रिएट होता है कि बोरिंग कॉस्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफाइंग एसेट की। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है कि कोई भी एसेट, इट कैन बी टेंजिबल एसेट, इट कैन बी इंटेंजिबल एसेट, जिसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, इस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर करवा रहे हो, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी कंस्ट्रक्शन में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो इस एसेट को हम क्वालिफाइंग एसेट कह सकते हैं। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसे तो IAS 23 ने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली यूं कह सकते हैं कि अगर एक एसेट को बनाने में 1 साल या 1 साल से ज्यादा का अर्सा लगता है, तो दिस रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। और अगर एक एसेट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये एसेट आपका क्वालिफाइंग एसेट कहलाया जाएगा। बोरिंग कॉस्ट क्या चीज़ है सर? अगर हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के लिए फाइनेंस 2 ही लोग रेज करते हैं, या तो कंपनी के इक्विटी होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, या कंपनी के लैंडर्स। अब कंपनी जब अपने इक्विटी होल्डर से पैसा लेती है तो उनको रिटर्न में डिविडेंड दे रही होती है, लेकिन कंपनी जब अपने लैंडर से पैसा लेती है तो उनको रिटर्न में इंटरेस्ट या फाइनेंस पे कर रही होती है, फाइनेंस कॉस्ट पे कर रही होती है। तो अगर एक कंपनी एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए फंड्स बोरो कर रही है, यानी कि उधार पे ले रही है, अपने लैंडर से ले रही है, तो इन उधारी के अगेंस्ट जो भी हमें बोरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़े, चाहे वो लोन एग्रीमेंट के स्टार्ट पे हमें कोई फी पे करनी पड़े, चाहे कोई प्रोसेसिंग फी हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंटेशन फी हो, और जो हमारे लोन के ऊपर एक रूटीन इंटरेस्ट आ रहा होगा, इन सारी कॉस्ट को हम बोरिंग कॉस्ट का नाम दे रहे होंगे। और अगर ये बोरिंग किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जा रहा है, तो उस बोरिंग कॉस्ट को हम एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि अपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाकर कैपिटलाइज कर रहे होंगे। अब बात करें अगर हम बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन की, तो बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन में या तो हमारे पास जनरल बोरिंग्स होंगी या हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग्स होंगी। सर, स्पेसिफिक बोरिंग और जनरल बोरिंग में क्या फ़र्क है? अगर आपने फंड्स बोरो किए हैं स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग है। लेकिन अगर आपने फंड्स बोरो किए जनरली बहुत सारे पर्पसेस के लिए कि आप कंपनी के वर्किंग कैपिटल को भी वहीं से मीट कर रहे हो, कंपनी की क्वालिफाइंग एसेट की भी कंस्ट्रक्शन वहाँ से कर रहे हो, कंपनी के और भी खर्चे उसी फंड से कर रहे हो, तो अगर एक फंड ऐसे बोरो किए गए जिससे कंपनी के मल्टीपल पर्पसेस अचीव हो रहे हैं और वन ऑफ द पर्पस क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो इस तरह के फंड को हम जनरल बोरिंग कह रहे होंगे। तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस तरह से होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी बोरिंग जनरल बोरिंग है या स्पेसिफिक बोरिंग है। पहले मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक बोरिंग की। स्पेसिफिक बोरिंग की केस में हम करेंगे ये कि जो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट है, चाहे वो लोन प्रोसेसिंग फ़ी हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन फ़ी हो, चाहे वो कोई लीगल चार्जेस हो, चाहे वो कोई बैंकिंग चार्जेस हो, और इस बोरिंग के अगेंस्ट जो हमें इंटरेस्ट, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारी बोरिंग कॉस्ट है, इसे हम क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। अगर स्पेसिफिक बोरिंग आपने की और आपका कुछ फंड फॉर द टाइम बीन अनयूटिलाइज्ड है, यानी कि आपके पास कोई सरप्लस फंड है जो कि टेम्पररी यूज नहीं हो रहा, तो इस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो ये आपकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज को रिड्यूस कर रहा होगा। यानी स्पेसिफिक बोरिंग पे जो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट है ये कैपिटलाइज्ड होगी, एसेट की कॉस्ट में इंक्रीज होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा।
और अगर स्पेसिफिक बोरिंग का कोई सरप्लस फंड है जो कि टेम्पररी आपने कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम कमाया है, तो इस इन्वेस्टमेंट इनकम और बोरिंग इंटरेस्ट इनकम को आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से रिड्यूस कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जनरल बोरिंग। अब देखिए जनरल बोरिंग अगर कंपनी ने कोई एक जनरल बोरिंग की हुई है और उससे कंपनी बहुत सारे पर्पसेस अचीव कर रही है इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट, तो जो भी उस एक बोरिंग का इंटरेस्ट रेट होगा वो आपके लिए जनरल बोरिंग के लिए कैपिटलाइजेशन रेट बन जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने एक से ज्यादा जनरल बोरिंग की हुई है, फॉर एग्जांपल 3-4 डिफरेंट बैंक से कोई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कोई लोन लिए हुए हैं जो कि जनरल बोरिंग है, तो पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सर, जो भी हमारे मल्टीपल लोन है, हम ये देखेंगे कि मल्टीपल लोन का कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना इंटरेस्ट आया। हम इन इंटरेस्ट के नंबर्स को न्यूमरेटर में रखेंगे और हम ये देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन पीरियड में, अब कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन पीरियड में जनरल बोरिंग्स का एवरेज बैलेंस क्या था, इन एवरेज बैलेंसेस के टोटल को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, हमारे पास एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। पहले तो हमने जनरल बोरिंग के केस में वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है। जितनी भी जनरल बोरिंग्स है उनका एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के बाद जो भी खर्चा आप जनरल बोरिंग से करोगे, हम अपनी एक्सपेंडिचर या पेमेंट के अमाउंट के ऊपर जनरल बोरिंग का वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है स्पेसिफिक बोरिंग के केस में, जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का। स्पेसिफिक बोरिंग में जो भी फंड्स के ऊपर बोरिंग कॉस्ट लग रही है वो कैपिटलाइज होगी। स्पेसिफिक फंड के अगर कोई सरप्लस फंड है जो कि टेम्पररी अनयूज्ड है, उसे कहीं इन्वेस्ट करके अगर इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम आता है तो ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस करेगा। जनरल बोरिंग के केस में आप एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करोगे, उससे अपने एक्सपेंडिचर की पेमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन पीरियड की, यानी कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस वक्त स्टार्ट होगी, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को किस वक्त टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया जाएगा, और बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को किस वक्त हम परमानेंटली रोक देंगे, परमानेंटली सीज कर देंगे। सर, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी जब ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाए। पहला क्राइटेरिया, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, पहला क्राइटेरिया एक्सपेंडिचर इज बीन इनकर्ड। दूसरा क्राइटेरिया बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। एंड तीसरा क्राइटेरिया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। जब ये तीनों क्राइटेरियाज मीट होंगे उस वक्त आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे। पहला क्राइटेरिया कि आपका खर्चा हो चुका हो, दूसरा क्राइटेरिया आपके ऊपर सूद भी लग रहा हो, और तीसरा क्राइटेरिया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन प्रोसेस हो। जब ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों क्राइटेरियाज मीट होंगे, हमारी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को हम टेम्पररीली सस्पेंड कर देंगे, रोक देंगे। ये किस वक्त होगा? अगर आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुक जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और एबनॉर्मल लेवल की रेन हो जाती है, फ्लड आ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू लग जाता है, या गवर्नमेंट आपकी प्रेमिसेस को सीज कर देती है, तो अगर हमारी कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई एबनॉर्मल नेचर का डिले आता है, सर उस पीरियड में हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और फिर कि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को हम कब परमानेंटली सीज कर देंगे, रोक देंगे? सर, जब हमारा क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा। जिस वक्त हमारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, हमारा एसेट 90% से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दोगे। तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी व्हेन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को आप टेम्पररीली रोक दोगे जब आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। एग्जामिनर ने एक दफा सवाल पूछा कि आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को 2 महीनों के लिए रोक दिया क्योंकि सीजनल रेन हो गई थी। अब सीजनल रेन का मतलब है कि वो रूटीन नेचर की रेन है, तो ये एबनॉर्मल रीजन नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लड आ जाए, कोई एबनॉर्मल लेवल की रेन हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, या गवर्नमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दे, सील कर दे, अगर एबनॉर्मल नेचर का डिले आता है कंस्ट्रक्शन में, तो फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। और जब आपका एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा, आप बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिएगा, जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उस पीरियड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकेगी। अगर आपकी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुई, या आपकी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन टेम्पररीली एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुक गई है, या आपकी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कंप्लीट हो गई है, तो जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट आपकी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट बढ़ा नहीं सकती, उस पीरियड में अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ भी रही है, आप उसे पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज से
रिड्यूस नहीं कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सा स्टैंडर्ड था जो कि बोरिंग कॉस्ट के हवाले से बात करता है, क्वालिफाइंग एसेट के हवाले से बात करता है, और क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर हमने कोई बोरिंग की तो बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के हवाले से बात करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि बोरिंग्स क्या हैं। अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पैसा ले रहा हूं, अगर मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा ले रहा हूं, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पैसा लेना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा लेना, ये चीजें कंपनी के लिए इक्विटी कंसिडर की जाती है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अगेंस्ट जो आप डिविडेंड देते हो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को आप जो डिविडेंड दोगे, ये चीजें बोरिंग कॉस्ट नहीं है, ये चीजें कैपिटलाइज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया, आपने किसी रिलेटेड पार्टी से लोन लिया, आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कोई लोन लिया, आपने कोई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए बोरिंग्स हैं, और इन बोरिंग्स पे जो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट आएगी इसे हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारा शॉर्ट सा स्टैंडर्ड था IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। आई होप कि सारी बातें मैं आपको अच्छे से समराइज वे में कवर करवा सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।